मईशत के हवाले से ज़ाहिर है हर वक्त परेशानी लाहक रहती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मईशत काबू में नहीं आ रही। IMF से डील जो होना थी वो भी अभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। इससे पहले जो किफ़ायत जारी कमेटी है उसकी भी सिफारिशात सामने आ गई हैं कि किस तरह से जो एक्स्ट्रा इजाफी नौकरियाँ हैं उनका ख़ात्मा किया जाए और सादगी के मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाएँ जिससे ख़र्चा कम किया जा सके। फिर इसी तरीके से एक और जो इससे जुड़ी खबर है मईशत के हवाले से वो ये कि खबर ये भी आई है कि रुपया एशिया की बेहतरीन करेंसी करार पाया है पिछले एक साल के दौरान। अगर बात की जाए कि उसका जो रेट है वो थोड़ा स्टेबल नज़र आया है। तो क्या अच्छी बुरी मिक्स खबरें चल रही हैं हमारी मईशत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून शरीफ साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम पर मौजूद हैं। आप इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ज़रा यहीं से बात का आगाज़ करते हैं कि जब भी हम IMF की बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि जी IMF हमेशा ऐसी ही क्यों तजावीज़ देता है कि जिसमें गरीबों का ही खून निचोड़ा जाता है, कोई हुक्मरान तबके के ऊपर जक क्यों नहीं लगती है। अब बार बार वो ये कहते हैं कि जी अपने अखराजात भी आप कम करें। अभी हमने देखा ये किफ़ायत जारी कमेटी की सिफारिशात भी सामने आ गई हैं, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। आप समझते हैं इससे वाकई हमारे जो अखराजात हैं वो अगर कम हो जाएँ तो मईशत में कोई बेहतरी आ सकती है? जी, मईशत को हमें दो जावियों से देखना है। एक जाविया तो ये है जो IMF का और हमारा मसला है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी रहती है, हम अपने बैरूनी अदायगियाँ नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो हुकूमत के अखराजात जो हैं हमने बहुत ज़्यादा पैर फैलाए हुए हैं अपने चादर से, तो वो IMF कहता है कि जी आप इनको अपने जो इनकम आ रही है उसके मुताबिक गुजारें। ये इसको जो मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं, ये आसान अल्फाज में ये हुकूमत का मसला है, क्योंकि हुकूमत ने मिसमैनेज जितने सालों से किया हुआ है तो अब उनके पास से वो किताब बैलेंस नहीं हो रही, इसलिए वो IMF के पास जाते हैं। जो अवाम का मसला है वो ये है कि मईशत अब बहुत सालों से 3-4 बरस से एक रिसेशन में है। 2% के आसपास हमारी लास्ट ईयर की ग्रोथ है, अगले साल भी 3% से ज़्यादा नहीं अभी दिख रही है। तो हमने जो 240 मिलियन लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन भी करनी है, यंग बच्चे और बच्चियों के लिए जॉब्स क्रिएट करने हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो एक ग्रोथ की साइड है। इस वक्त हुकूमत का ऑब्सेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी चलानी है, तो उनका ऑब्सेशन सारा IMF के ऊपर है कि उनका कर्ज आ जाए, ताकि क्योंकि हुकूमत बाय द वे अगर आप बजट देखें तो हम तकरीबन 52% तो सूद दे देते हैं, तो हुकूमत के पास अपने अखराजात चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है या करेंसी छापनी पड़ती है। तो डेस्परेशन एट द गवर्नमेंट लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से प्रेशर अवाम पे पास ऑन हो रहा है, क्योंकि ये इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट और एंटरप्राइज ले लें, पावर सेक्टर ले लें, बजट का खसारा ले लें, वो बर्डन अनफॉर्चुनेटली इलीट पे पास ऑन नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है, और वो बर्डन आम आदमी पे फिर पास ऑन हो जाता है। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि खुद भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रहे हैं और इस वक्त हुकूमत जो है उसकी मेन नज़र इसी पे है कि जी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बाहर से और मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे, क्या आप समझते हैं वाकई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि वो जादू की छड़ी साबित हो और उससे मामला वाकई ठीक हो जाए? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट, अब हमारे पास कर्ज मजीद लेने की, तो पाकिस्तान हम इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं कि एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, हम अनसस्टेनेबल डेट के लेवल पर हैं क्योंकि हमारी आमदन कम है। अब अगर इन्वेस्टमेंट आती है खुशाइन बात है, लेकिन 2-3 चीज़ें हमें समझने की है। एक तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती है। हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए जो A नौकरी क्रिएट करे, B हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, C हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि कुछ डॉलर्स आ सकें, और D कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे ताकि हमारी मीशत मॉडर्न हो। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट ले आते हैं जो यहाँ पे एक आती है, वो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कमाते हैं और पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं, तो इस वक्त वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का इस वक्त खासा जोर G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स पे है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो अपनी किताब ठीक करने के लिए अपने एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं। ये जो एसेट बेचना होता है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, लेकिन हुकूमत को कुछ कैश मिल जाता है। अगर तो वो कैश अपनी वो डे टू डे काम चलाने में लगा देते हैं तो अच्छा नहीं है। अगर वो कैश वो
ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, गरीब की हेल्प के लिए करते हैं, तो वो एक अच्छी डील है। अब ये इसको हम कहते हैं पॉलिसी चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ्स। ये अब हुकूमत का फैसला है कि वो तरजीहात क्या बनाती है। जैसे बजट होता है वो हमारी पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है कि हमने पॉलिसी को फाइनेंस किया है। तो हमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज हुकूमत से मिलना चाहिए कि हमारी ये 4 तरजीहात है और हम इस पे चलना चाह रहे हैं। हारून साहब, ये जो सऊदीया जिस तरह से रेकोडिक में अब इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई जो है उसने कहा जी $10 अरब हम आईटी और उसमें करेंगे, इसको आप क्या समझते हैं? आम जो व्यूअर है मेरे जैसा, समीना जैसा, उसको समझाएं कि ये किस तरह की सरमायाकारी है। देखिए जी, जो सरमायाकारी जो है उसके 4-5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इंटेंशन। तो इंटेंशन तो उनकी बड़ी देर से है। जब मैं गया था $21 अरब की मैं उनसे डील्स करके आया था। दूसरा है उस इंटेंशन को आपने सेक्टर्स और प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसको हुकूमत MOUs कहती है। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि हम इन अच्छी इंटेंशंस को डील में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसके लिए गलत बात जो है, हमारा तरीका ये है कि हमने मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट की डील्स है, ये प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन का काम है, ये सरकारी काम नहीं है। तो मेरी पहले भी, जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं बार बार कहता था, अब भी कह रहा हूं कि अब आपने एक दरवाजा खोला है, एक इंटेंशन आई है, अब आप अपने बेस्ट बिजनेस हाउसेस को बुलाएं, उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए, उनसे कहें कि आप जाके अब डील्स करें, जॉइंट वेंचर्स करें और कंपनियां बनाएं मिलके, ताकि लोगों को कुछ एतमाद आए कि ये कुछ हो रहा है। अगर खाली MOU और तस्वीर खिंचा के खत्म करना जो हम 50 साल से कर रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स तो आपको क्या नजर आ रहा है हारून शरीफ साहब कि अभी ये SIFC का कयाम भी हुआ है 1 साल से, इसका भी मकसद यही था कि सरमायाकारी लाई जाए। इसकी इफादियत पे कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात भी की। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे इसकी इफादियत को? और दूसरा, आपको लगता है कि अब वाकई MOU से बात आगे बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट सही तौर पर हमें प्रैक्टिकली होती नजर आएगी? और तीसरा इसमें यह भी शामिल, सर इसमें यह भी शामिल कर दें कि वज़ीर आज़म तक आपकी अच्छी खासी रसाई भी है, तो आप खुद उनको आपने क्या मशवरा दिया या क्या मशवरा देंगे? जी देखिए, बात यह है कि SIFC एक अच्छा इकदाम इसलिए है कि इन्वेस्टर को यह पैगाम जाता है कि सब लोग जो फैसला करने वाले एक मेज पर बैठे हैं। यहां तक तो मुझे SIFC का बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। जहां तक उन्होंने हर्डल्स को दूर करना है ब्यूरोक्रेसी की, वो बिल्कुल करनी चाहिए और हुकूमत का काम है। तो दूसरी मेरी इसमें यह है कि हमें कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट से परहेज करना चाहिए कि इतने $अरब आ रहे हैं। सियासी तौर पे मुझे समझ आती है, बहुत सालों से हम कर रहे हैं। हमें डील्स अनाउंस करनी है कि ये आ गया है, चाहे भले $25 मिलियन हो, ताकि लोग समझे कि अब गाड़ी चल पड़ी है। हमें इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है, मेरी एडवाइस जो पहले भी थी अभी भी मैंने दी है, ट्रस्ट डेफिसिट है मार्केट्स का। वो समझते हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम काम नहीं करते। हमें अब काम करके दिखाने की जरूरत है। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी अभी रुपए के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन इसने परफॉर्म किया पिछले 1 साल में, स्टेबल नज़र आया थोड़ा। तो इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है कि क्योंकि हमें तो ये भी खौफ रहता है कि हमने ये कहानियाँ भी सुनी हैं कि जनाब आर्टिफिशियली इसको स्टेबल रखने की भी कोशिशें की जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो रुपए की ये परफॉर्मेंस है ये जेन्युइन है और इसकी वजूहात क्या हैं? आगे इसको मज़ीद कमी कैसे लाई जा सकती है डॉलर की जो प्राइस है उसके हिसाब से? जी देखिए, इस वक्त जो आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ कि जो करेंसी की वैल्यू होती है रुपए की डॉलर के अगेंस्ट, वो एक डिमांड और सप्लाई ड्रिवन फिनोमेना है और इसका कोई और चारा नहीं है कि हम डॉलर्स चाहे एक्सपोर्ट से या रेमिटेंस से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाएंगे तो और रिजर्व्स बढ़ेंगे तो रुपए की कीमत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, कोई इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हो गई। हाँ, टेम्परेरली क्योंकि हमने अपना मैक्रो लेवल पे करंट अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल रखा है, इंपोर्ट को भी कंट्रोल किया है, घटाई है, तो उसकी वजह से हमारी जो बैरूनी अदायगियों पे प्रेशर कम आया है, इसलिए रुपया एक तो स्टेबल रहा है। दूसरा, मुझे जो मैं अखबारों में ही पढ़ा है कि स्टेट बैंक ने काफ़ी बाइंग भी की डॉलर्स की अपने रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए। तो हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स थी तो रुपया
नोज डाइव नहीं किया, वहीं पे स्टेबल रहा। ये ऐसे ही लेकिन रहेगा? ये इसको सस्टेन करना असल बात है कि हम इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 240 मिलियन का मुल्क है, चीजें खरीदेंगे, बनेगी नहीं, इंपोर्ट होगी, बिल देना पड़ेगा, वो डॉलर्स कहां से आएंगे?